नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, हर बार की भांति इस वर्ष भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हिंदी का क्या महत्व है और हम ये दिवस क्यों मनाते हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉक्टर कुंवर दिनेश सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर के.डी. सिंह जी यूँ तो इंग्लिश विषय के प्रोफेसर हैं, मगर हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी योगदान को देखते हुए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो डॉक्टर साहब, आपका उस साहित्य पुरस्कार को पाने के लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद है। बहुत धन्यवाद। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? जैसा कि आपको मालूम है, भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, बहुभाषी देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, संप्रदाय हैं, समुदाय हैं और वेशभूषाएं हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इस राष्ट्रीय अखंडता को प्राप्त करने के लिए हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भारत आज़ाद हुआ था सन 47 में, तो उसके बाद उसके 2 वर्षों के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया था। एक भाषा अंग्रेज़ी थी, दूसरी हिंदी। तो हिंदी को उस समय राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। उसके भी 4 साल बाद 14 सितंबर 1953 को जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति थी, उन्होंने इसे एक राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया था और उस समय 14 सितंबर के दिन को उन्होंने हिंदी दिवस के रूप में मनाया था। तभी से ये परिपाटी बन गई कि 14 सितंबर के दिन जो है हिंदी दिवस मनाया जाएगा। ये हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के उन्नयन के लिए, हिंदी के आत्मसम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है और न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। जी, निश्चित तौर पे हिंदी का महत्व रहा होगा। यह हिंदी हमारे लिए निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण है, जो ये दिवस हम मनाते आए हैं और इस वर्ष भी हम इसे 14 सितंबर को मनाएंगे। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न जो उत्सुकतावश मेरे दिमाग में आ रहा है, आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं जी, और आपका जो साहित्य का जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका हिंदी साहित्य में अधिक है जी। तो ऐसा क्या कुछ आपको हिंदी में एक आकर्षक लगा, या यूं कहें कि ऐसी कौन सी चीज़ें रहीं जो आपको हिंदी साहित्य के लिए आपको प्रेरणा मिली? जी, अंग्रेज़ी मेरा व्यवसाय का विषय है। जी, केवल व्यवसाय नहीं, मैं कहूँगा अंग्रेज़ी साहित्य से भी मुझे पूरा लगाव है, लेकिन हिंदी मेरी मातृभाषा है, मेरी अपनी भाषा है और मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति को हिंदी में अच्छी तरह से संप्रेषित कर पाता हूँ। ये मुझे लगा है, इसमें बहुत ज़्यादा सहजता अनुभव करता हूँ, तो इसलिए मैं हिंदी की ओर उन्मुख हुआ। और स्कूल के पाठ्यक्रमों में जैसे हमें कुछ रूमानी कवि भी थे, हिंदी के छायावादी कवि थे, जिसमें पंत है, प्रसाद है, निराला हैं। उनकी भाषा मुझे बहुत अपील करती थी, बहुत ज़्यादा उसमें भाषा का माधुर्य, शब्दों का माधुर्य मुझे आकर्षित करता था और वहीं से मैं भी प्रेरित हुआ कुछ लिखने के लिए। और शुरू की जो मेरी कविताएं हैं, जो मेरा साहित्य है, उसमें ये प्रभाव देखने को मिलता है जी। लेकिन बाद में मैंने उसे और ज़्यादा जो है उसमें कायाकल्प किया। जी। तो आज के समकालीन भाषा से भी उससे जोड़ने का प्रयास किया। जी, डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग देखते भी हैं हमारे देश में लगभग जितनी भी हमारी जो जनसंख्या है वो या तो द्विभाषी है या ये कह सकते हैं कि बहुभाषी है। जी। तो ऐसे एक परिदृश्य में कैसे कोई व्यक्ति हिंदी के साथ जुड़े रहने के बावजूद अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर सकता है, हिंदी के साथ संतुलन बना सकता है? मैं समझता हूँ, अब जैसे कि मैं खुद 2 भाषाओं से निभा रहा हूँ। जी। कक्षा में जब मैं जाता हूँ तो मुझे अंग्रेज़ी का प्रयोग करना पड़ता है। जी। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो छात्र आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो अंग्रेज़ी में इतने सहज नहीं होते हैं या अंग्रेज़ी को कठिन समझते हैं, तो मुझे हिंदी में व्याख्या भी करनी पड़ती है। तो हिंदी का प्रयोग तो स्वतः ही वहाँ पर आ जाता है। जी। तो हिंदी से हम दूर नहीं हो सकते हैं,
बेशक कितनी ही भाषाएं हम सीखते हैं, जी। कितनी ही बोलते हैं, लेकिन जो अपनी भाषा है वो नहीं छूट पाती है। जी। तो मैं समझता हूँ अपनी भाषा में भी हम अपने साहित्य का सृजन करके, उसका नित्य प्रयोग करके उसे समृद्ध बना सकते हैं। हर भाषा में अपना समृद्ध साहित्य होता है, और हिंदी में भी आज की अगर बात करें तो बहुत समृद्ध साहित्य है। जी। और ये सभी तरह के जो रचनाकार हैं वो हिंदी में लिख रहे हैं। सभी प्रकार के, मेरा मतलब है कि वो किसी भी व्यवसाय में हैं, वो अंग्रेज़ी से जुड़े हुए हैं, कोई तकनीक से जुड़ा हुआ है, कोई इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, कोई मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हिंदी में लेखन कर रहे हैं। तो इस तरह से हिंदी को अपनी अभिरुचि बनाकर और अपना राष्ट्रीय दायित्व समझकर भी प्रयोग करना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। जी। डॉक्टर साहब, एक बार ऐसा भी अमूमन देखा गया है कि बहुत से लोग हिंदी बोलने से झिझकते हैं, या ये कहें कि बहुत सी भ्रांतियां हमारे देश में हिंदी भाषा को लेके हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसी कौन सी गलतफहमियां हैं जो आप आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों की गलतफहमियां दूर करना चाहेंगे? जी, मैं समझता हूँ ये जो इस प्रकार के मिथक हैं या गलतफहमियां जैसा आप कह रहे हैं, ये मानसिकता से जुड़ा प्रश्न है। जी। कुछ लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम हिंदी में का प्रयोग करेंगे तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में न्यूनता आएगी। तो पर मैं ये नहीं समझता हूँ, ये इस मानसिकता से उभरना होगा और नित्य प्रति के व्यवहार में हिंदी को लाना होगा। तो हिंदी को इसी प्रकार से जो है उत्थान किया जा सकता है। ये बात सच है कि अंग्रेज़ी आज वैश्विक भाषा है जी। और ये व्यापार की भाषा भी है और वाणिज्य की भाषा भी है, व्यापारिक विनिमय की भाषा है। लेकिन ये बहुत पहले का समय था जब ये व्यापारिक विनिमय की भाषा के रूप में प्रयोग की जाती थी। आज हिंदी भी उसके समकक्ष है। विदेशी जो भारत में आते हैं वो भी हिंदी सीख रहे हैं। जी। और मैं आपको थोड़ा एक सूचना देना चाहूँगा कि जो अंग्रेज़ी की एक प्रसिद्ध शब्दकोश है अंग्रेज़ी का, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी, तो उसमें आज 2000 से ज़्यादा शब्द जो हैं हिंदी के सम्मिलित कर दिए गए हैं। एक पूरा सप्लीमेंट उसमें हिंदी का है जिसमें 2000 से ज़्यादा शब्द हैं, जैसे राजा, रानी, कुर्ता, पजामा। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदी भाषा के लिए कि इतने बड़े शब्दकोश में उसे एक विशेष स्थान दिया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे कि शब्द गुरु है जी, तो आज हम कम प्रयोग करते हैं। अगर आप अमेरिका को देखें, इंग्लैंड को देखें, तो वहाँ गुरु, टेक गुरु, टेक्नोलॉजी गुरु, कंप्यूटर गुरु, साइबर गुरु, गुरु वर्ड शब्द जो है इतना अधिक प्रयोग किया जाता है कि हम स्वयं इतना नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि व्यापार वाणिज्य में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या ये कहें कि विदेशों में, जैसा आप बता रहे थे कि विदेशों में भी हमारे बहुत से हिंदी के ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आए दिन हो रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं इस तरह के शब्द। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे उदाहरण हमारे दर्शकों को बताएं जो अपने अलग अलग समुदाय से, या ये कहें कि अलग अलग परिपाटी से आते हैं, मगर हिंदी साहित्य या ये कहें कि हिंदी भाषा में बहुत उत्थान कर रहे हैं, या ये बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल करके अपना रोज़गार कमा रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जी। अंग्रेज़ी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक ग्लोबल भाषा है, वैश्विक भाषा है। लेकिन मैं एक और तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा कि भारत में अगर बात करें तो अंग्रेज़ी का प्रयोग करने वाले केवल 6 से 10% के बीच में हैं। तो बाकी जो जितनी जनसंख्या है वो कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं जी, वो उसमें 75% से ज़्यादा जो हैं वो हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। तो हिंदी अपने आप में एक सर्वाधिक प्रचलित भाषा है, व्यवहार में आने वाली भाषा है, लाई जाने वाली भाषा है। और विश्व स्तर पर बात करें तो तीसरी सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा है। नंबर 1 पर आती है अंग्रेज़ी, दूसरे पे आती है मंदारिन जो चाइना की भाषा है, और तीसरे नंबर, वो जनसंख्या के आधार पर है, तीसरा स्थान हिंदी का ही है। और अब विश्व स्तर पर, अब हिंदी दिवस हम यहाँ 14 सितंबर को मना रहे हैं, तो वैश्विक स्तर पर बात करें तो 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है जी। और विश्व हिंदी सचिवालय जो मॉरिशस में स्थित है, वहाँ से विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ प्रत्येक वर्ष जो है की जाती हैं। बड़े बड़े जो है वहाँ पे रेजोल्यूशन लिए जाते हैं हिंदी के विषय में, और वो सब जगह जो है अपनाए जाते हैं। तो वैश्विक स्तर पर हिंदी में कार्य हो रहा है। अब आप कह रहे थे कुछ उदाहरण जी, तो मैं समझता हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंग्रेज़ी में अपना व्यवसाय चला रहे थे और फिर हिंदी का प्रयोग करते हुए हिंदी में साहित्य सृजन भी कर रहे थे। इसमें जैसे सबसे बड़े नामों में मेरे पास आते हैं
हरिवंश राय बच्चन हैं जी और ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे लेकिन लिखते हिंदी में थे। जी अज्ञे जी का नाम आता है। जी सिनेमा से बात करें तो बलराज साहनी जी का नाम आता है जो हिंदी में बहुत अच्छा अदाकारी करके गए हैं और बहुत अच्छा प्रयोग करके गए हिंदी का, लेकिन वो एमफिल अंग्रेज़ी में थे, लाहौर से वो पढ़े थे। तो उस समय के आज़ादी से पहले के समय में उन्होंने अंग्रेज़ी में जो है शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, लेकिन हिंदी का प्रयोग जो है वो अधिक किया। भीष्म सानी उनके भाई ने भी ऐसा ही किया। तीसरा उदाहरण अमिताभ बच्चन जी का है। सभी जानते हैं कि चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति है, तो कितना हिंदी को उन्होंने पॉपुलर बनाया, कितना उसे लोकप्रिय बनाया, ये उन्हें इसका श्रेय जाता है। वैज्ञानिकों की बात करें तो प्रोफेसर यशपाल, मैंने कई बार उनके दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखे हैं, बहुत अच्छी हिंदी का प्रयोग करते थे। डॉक्टर कलाम थे, वो भी बहुत अच्छी हिंदी का प्रयोग करते थे। राजनेताओं में सर्वोच्च स्थान जो अगर मैं कहूँ तो महात्मा गांधी का है, जिन्होंने हिंदी को जनमानस की भाषा बताया और ख़ुद भी इसको प्रयोग किया, जबकि उनकी सारी शिक्षा दीक्षा जो है वो अंग्रेज़ी में थी। तो ये बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे सामने। कुल मिला के कहा जा सकता है कि बहुत सी महान हस्तियां भी हिंदी को अपनाने में नहीं झिझकी हैं, उन्होंने बहुत सा कार्य हिंदी के लिए इसमें किया है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे और जो जानना चाहूँगा कि इस समय जो हिंदी भाषा का इस्तेमाल है, या ये कहें कि हिंदी दिवस को मनाने का जो अभिप्राय है, वो हम ये कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना है, भारत की जो विविधता है उसको संजोए रखना है। ये चाहूँगा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि हिंदी इसमें किस तरह से कार्य कर रही है। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हिंदी जो है ये संस्कृति की भाषा है जी। इसमें मैं पहले भी कहा कि 3/4 जनसंख्या जो है हिंदी का प्रयोग कर रही है, और जितना साहित्य में भी इसका प्रयोग हो रहा है उससे संस्कृति का संवर्धन तो हो ही रहा है जी। उसका संवर्धन भी हो रहा है और संरक्षण भी हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर नियमित रूप से और नित्य प्रति के एक संकल्प के रूप में अगर हिंदी का हम प्रयोग करें तो इस कार्य में सफलता मिल सकती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम आए दिन देखते हैं कि आज के समय में कार्यालयों में भी बहुत सा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। आपके विचार से इस समय जो भी ये गतिविधियां की जा रही हैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, ये कितने कर सार्थक हैं आपके अपने विचारों में? जो भी गतिविधियां आज कार्य क्षेत्रों में अपने कार्यस्थलों पर की जा रही हैं, दफ्तरों में की जा रही हैं, ये इनका महत्व तो है। अब मैं देखता हूँ कि हर वर्ष जो है सरकार पुरस्कार देती है हिंदी में कार्य करने वालों के लिए। अभी हिंदी दिवस पे सम्मानित किया जाएगा सभी हिंदी में कार्य करने वालों को। उसमें बहुत छोटे स्तर पर जो है गतिविधियाँ करवाई जाती हैं, जिसमें हिंदी का निबंध लेखन है, कविता लेखन है, और यहाँ तक कि हिंदी के टंकण के लिए भी जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सरकार की ओर से तो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन इसको मिल रहा है, हिंदी को मिल रहा है। तो अब दायित्व हमारा है कि हम कितना प्रयोग करते हैं हिंदी के और कितना इसको ऊपर उठाते हैं। एक वातावरण बनाना पड़ेगा, हिंदीमयी वातावरण जो है वो नित्य प्रति के हमारे व्यवहार में आना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हम किस तरह से हिंदी को अपनाते हैं, इसी पे मैं आपसे प्रश्न चाहूँगा कि हमारे आज के इस परिदृश्य में मान लीजिए हम अपने आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसे हिंदी से जोड़ना चाहें, हिंदी सिखाना चाहें, तो किस तरह से शिक्षक या ये कहें कि माता पिता घर में किस तरह का माहौल बना के या किस तरह की शिक्षा से उन्हें हिंदी के प्रति रुचि जगा सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे जो माता पिता हैं, शिक्षक हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए। वो चाहे हिंदी का प्रयोग हो तो इसमें जो है इनका बहुत बड़ी भूमिका रह सकती है और रहती है जी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जैसे हिंदीमयी वातावरण ये बनाने में बहुत बड़ा योगदान जो है माता पिता कर सकते हैं। घर में जो है हिंदी का वातावरण होना चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो घर पे एक अखबार जो है मेरा अंग्रेज़ी का आता है, द ट्रिब्यून जी, बाकी 3 अखबार मेरे हिंदी के आते हैं। तो उससे जो है एक अब सहज रूप से ही एक वातावरण बन जाता है हिंदी का। तो 3 तरह के अखबार हिंदी के पढ़ रहे हैं तो उसमें कितना शब्दावली हिंदी की मिलती है, कितने वैचारिक जो नव्य संदर्श हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो ये इस तरह से एक वातावरण बनाने का प्रयास करना पड़ेगा जी। तो
कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को हिंदी के प्रति रचनात्मक करना चाह रहे हैं या उनकी सोच हिंदी के प्रति बढ़ावा देना चाह रहे हैं उनकी सोच के लिए, तो हमें आसपास वो परिदृश्य बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो हिंदी माध्यम की कविताएं हों, ग्रंथ हों, या मतलब किताबें पढ़नी हो, या न्यूज़पेपर्स जो मतलब अखबार हमारे रोज़मर्रा में आती है, उसे हम हिंदी में पढ़ के उसका वो माहौल बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आज के परिदृश्य में ऐसे जैसे हिंदी साहित्य की हम बात आज कर रहे हैं कि बहुत से लोग हिंदी साहित्य में आना चाहते हैं, पर यूं कहें कि उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा वो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आपके हिसाब से आज के समय में हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, जिससे कि हम हिंदी भाषा को और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकें। अगर ज़्यादा दूर ना जाएं, 1 दशक पूर्व और उससे पहले का समय अगर देखें तो बहुत कठिन था हिंदी में या किसी भी भाषा में लिखना और छपना, खासकर प्रकाशित होना जो है वो बहुत कठिन हुआ करता था। प्रकाशक इतनी आसानी से नहीं छापते थे। आज का परिदृश्य बदल चुका है। जब से ये साइबर क्रांति आई है, कंप्यूटर क्रांति आई है, तो तकनीक बढ़ गई है और सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मैंने खुद देखा है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो है इतना परिवर्तन आया है इस प्रकाशन जगत में कि आज जो भी आप कुछ लिख रहे हैं वो छपना बहुत आसान है। अब प्रकाशक भी पैसा लेकर छाप रहे हैं, अधिकतर प्रकाशक, तो इसमें कुछ छपने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कठिनाई कहाँ आ रही है? कठिनाई आ रही है जब से ये सामाजिक संचार बढ़ा है, सोशल मीडिया बढ़ा है, तो इसमें जो है अपनी मानकता को प्राप्त करना, ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि मानक साहित्य किसे माने। ये एक रोज़ की समस्या जो है बनती जा रही है। पाठक घटते जा रहे हैं, लघु साहित्य को अधिक पसंद किया जा रहा है और उपन्यास हो गया या लंबी कहानियाँ होगी, लंबी कविताएं होगी या खंड काव्य हो गए, इनकी ओर रुचि जो है या रुझान जो है वो कम होता जा रहा है। तो मानक साहित्य का सृजन और मानक साहित्य की पहचान करना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज के समय में, जब ये सोशल मीडिया जो है बहुत प्रभावी या भावी हो चुका है। जी, जैसा कि आपने कहा कि मानक साहित्य हैं या काव्य खंड हैं जिनका आज के समय में युवा पीढ़ी कह लीजिए या ये कहें कि आज के समय में रह रही जो भी हमारी जनसंख्या है उनकी ओर कम आकर्षित होती है। मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से ऐसे कौन से प्रयास किए जा सकते हैं जिससे कि हम अपने इस जनसंख्या को हिंदी की ओर अग्रसर कर सकें? इसमें फिर वही बात आएगी, इसमें जो हमारे शिक्षक हैं ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और सरकार की ओर से तो पहले ही बहुत प्रोत्साहन है। सरकार की अपनी पत्रिकाएँ आती हैं, सरकार की तरफ से बहुत से जो है प्रश्रय दिया जाता है हिंदी को। तो लेकिन अपने स्तर पर जो है हमें भी अपना दायित्व समझकर इसके उत्थान के लिए कार्य करना होगा। जी डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए आज के समय में कोई एक युवा हिंदी की ओर अपना रुझान बढ़ाना चाहे या ये कहें कि हिंदी को अपनाना चाहें, तो उसके लिए क्या कुछ सुझाव रहेंगे कि वो किस तरह से हिंदी को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ा सकता है? आपने जैसा कि कहा कि अखबार पढ़ सकता है, इसके अलावा और कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जो उसका हिंदी विषय में रुचि बढ़ाएं? बिल्कुल, आज का जो युग है ये एक सूचना प्रौद्योगिकी का युग है जी। इसमें रोज़ जो है साइबर क्रांति के नए नए उदाहरण हमारे सामने आते हैं, नए नए आविष्कार हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसमें ये जब से इंटरनेट आया है, अंतर्जाल जिसे कह देते हैं जी, तो तब से तो और अधिक क्रांति आ गई है। तो आज न केवल आप अखबारों पर, पत्रिकाओं पर और पुस्तकालयों पर आश्रित हैं, आपको बहुत से ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उपलब्ध हैं। वो इंटरनेट के माध्यम से आप अपने फ़ोन पर, किंडल पर, आपके और भी बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जिन पर आप हिंदी का अध्ययन कर सकते हैं, हिंदी से जुड़े साहित्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं और अपना योगदान भी दे सकते हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि संचार क्रांति के साथ साथ अगर हम हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहें तो हम उनमें भी हिंदी भाषा का प्रयोग अब तो बहुत से ऐसे अवसर जो है हमें मिल रहे हैं। सिर्फ एक तो छोटी छोटी कठिनाइयां हैं वो भी दूर हो जाएंगी, जैसे यूनिकोड की कठिनाई आ रही है कि अंग्रेज़ी में तो चलो ठीक है, कोई भी आप फ़ॉन्ट प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में जब आप फ़ॉन्ट का जो एक बार एक फ़ॉन्ट से दूसरे फ़ॉन्ट में जाना चाहते हैं तो मात्राओं की बहुत त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो वो समय को भी नष्ट करता है और हमें
थोड़ा इसमें जो है कठिनाई भी बार बार देखा गया है कि जो इस टाइपिंग के कार्य में लगे हैं हाँ, वो अलग अलग फॉन्ट में ही उलझे रहते हैं, समय नष्ट होता है और इससे जो है कई बार ऊब भी जाता है व्यक्ति। लेकिन ये समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है विज्ञान जिस गति से आगे बढ़ रहा है तो ये समस्याएं छोटी छोटी हैं, ये तो जल्द दूर होंगी। जी डॉक्टर साहब, आपका साहित्य के जगत में एक बहुत लंबा अनुभव है। मैं चाहूँगा कि आप हमें ज़रूर ये बता सकते हैं कि आज से पहले के समय में, जैसे आपने कहा 10 साल पहले की बात करें अगर हम, तो जब साहित्य जगत में कार्य करते थे, चाहे वो प्रकाशन हो चाहे लिखने की हो, कौन सी त्रुटियाँ उस समय थी जो आपको आज लगता है कि आज के समय में वो अब नहीं रही हैं, हम आसानी से उनसे पार पा चुके हैं? पहले समय का प्रबंधन जो है एक बहुत बड़ी कठिनाई थी कि आपको पहले हस्तलेख जो है उसमें पांडुलिपि हस्तलिखित होती थी जी, और उसके बाद फिर उसको टंकित करवाना किसी दूसरे के पास या खुद भी करते थे, तो उसके बाद फिर उसकी प्रूफ रीडिंग करना, ये एक लंबा कार्य होता था जिसमें अगर किसी एक पृष्ठ पर जो है त्रुटि रह गई तो उसको पूरा दोबारा टाइप करके जो है वो उसको संशोधित करना होता था। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। आज कंप्यूटर पर अगर आप टंकन करते हैं तो आप साथ साथ जो है त्रुटियाँ हटा सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, तो ये सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अब जो है इतना मुश्किल नहीं रहा। पहले का दौर जो है बहुत कठिन था और फिर डाक में भी समय चला जाता था जी। आज ईमेल का समय है, तुरंत आपको सेकंड्स में जो है ये सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो मैं जानना चाह रहा था कि आज के समय में यदि हम बात करें कि हिंदी भाषा के प्रयोग की अगर हम बढ़ावा देने की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा इसमें अपना ये कहें कि रोज़गार चाहे, हाँ, या अपना साहित्य में अपना नाम कमाना चाहे, तो हमारे चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकारें हो, तो ऐसी कौन सी ऐसी स्कीमें हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो अपना करियर बनाना चाहें या फिर साहित्य से सिर्फ जुड़ना चाहें, लिखना चाहें? ऐसे बहुत सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, न केवल सरकार के द्वारा बल्कि और भी निजी संस्थाएं भी बहुत हैं जो इससे प्रोत्साहन देते हैं। और मैं एक बार ढूंढ रहा था इंटरनेट पर भी, तो मैंने देखा 150 से अधिक तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो हिंदी के प्रयोग को, हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं। 150 से अधिक हैं और उसमें हिंदी के सृजनात्मक लेखन के बारे में भी बात होती है, उसको भी प्रोत्साहन मिलता है, साथ में अनुवाद को भी। और मैं समझता हूँ अनुवाद एक, जिसको 2 भाषाओं में महारत हासिल है, अनुवाद एक बहुत बढ़िया ज़रिया है, माध्यम है विश्व साहित्य से जुड़ने का। और हिंदी जगत को विश्व साहित्य से अगर जोड़ना है तो अनुवाद एक बहुत बढ़िया माध्यम बन सकता है। मैंने स्वयं भी अनुवाद में कार्य किया है, अंग्रेज़ी और हिंदी में। तो मैंने अभी हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित करवाई है जिसमें सन 19वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर आज तक की जो लघु कथाएँ हैं उनमें से 62 लेखकों की लघु कथाओं का मैंने अनुवाद किया था। तो वो अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है और वो अंग्रेज़ी जगत में जो है वो अच्छा उसे रिस्पांस मिला है। बियॉन्ड सेम्बलेंसेस इस टाइटल से मैंने उसे छपवाया था। बियॉन्ड सेम्बलेंसेस मतलब जो दिखता है हमें उससे परे। तो लघु कथा का कुछ उद्देश्य भी ऐसा ही है, उसका थीम भी ऐसा ही होता है कि जो आप पढ़ रहे होते हैं, जो लिख रहे होते हैं, उससे कहीं और निशाना जो है, मतलब आपको कल्पनाओं की दुनिया में जाना होगा। नहीं, कल्पनाओं से ऊपर उठ के सोचना होगा। कुछ या तो व्यंग्यात्मक होता है या प्रतीकात्मक होता है, तो इस ओर वो ले जाता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आपने साहित्य में इस तरह का कार्य किया है, चाहे वो हिंदी साहित्य की ट्रांसलेशंस हो, अगर कोई व्यक्ति आज के समय में इस तरह का कार्य करना चाहता है तो क्या कुछ एक बेसिक क्वालिफिकेशन की उसको ज़रूरत है? क्वालिफिकेशन की ज़रूरत तो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तो भाषाओं का ज्ञान है। 2 भाषाओं का ज्ञान जिसको है, जिसको उसमें महारत है, वो अच्छी तरह से इसे निभा सकता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बेसिक नॉलेज होना उसको बिल्कुल। एमए इंग्लिश, एमए हिंदी और एमए ट्रांसलेशन भी आजकल आ गया है। ऐसे कोर्सेज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर अपनी दक्षता तो चाहिए।
कुल मिला के उसको दर्शकों की समझ होनी चाहिए, किस तरह का उसका एक फैन बेस है उसका पता होना चाहिए, तो उस तरह से वो ट्रांसलेशंस और इस तरह के कार्य में, साहित्य के कार्य में कार्य कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपने हिंदी दिवस से जुड़ी बहुत सी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका साहित्य में एक बहुत लंबा अनुभव है, आपने अपना अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।